Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12 और इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस चैप्टर के हो जाएंगे खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। Question number 7. Why are xylem and phloem called as कॉम्प्लेक्स टिश्यूज? तो जाइलम और फ्लोएम को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्यों बोलते हैं? तो बहुत ही सिंपल रीजन है। अभी तक हम जाइलम के और फ्लोएम के फंक्शंस पढ़ते आए थे क्लास 10 तक। क्लास 11 में हमने पढ़ा कि जाइलम के अंदर ना कोई एक जाइलम का सेल नहीं होता है, कि एक तरह के सेल्स नहीं होते हैं, बट अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे जाइलम है तो जाइलम में 4 एलिमेंट्स देखे गए हैं, दैट इज ट्रेकीज, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। वैसे ही अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं, कंपेनियन सेल्स है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो दोनों के ना आगे 4 एलिमेंट्स हैं। ये 4 एलिमेंट्स मिलके एक जाइलम टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें एक जाइलम में और एक फ्लोएम में एक से ज्यादा तरह के सेल्स देखे गए हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये 4 तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सॉरी, नॉट इट, बट दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। तो जाइलम का फंक्शन हमें पता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स। फ्लोएम का भी हमें फंक्शन पता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. What is stomatal apparatus? Explain the structure of stomata with a labeled diagram. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये जो stomatal apparatus है ये क्या होता है। तो जब हम स्टोमेटा को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक तो वहां पर स्टोमेटल अपर्चर होता है, पोर होता है छोटा सा, राइट। उसके साइड में होते हैं गार्ड सेल्स जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को देखते हैं, उसका काम संभालते हैं, राइट। उसके बाद उसके आसपास कुछ सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स होते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? स्टोमेटल apparatus। सो अगर हम इन पिक्चर्स में देखें, इन डायग्राम्स में देखें, तो ये जो पोर है दिस इज स्टोमेटल पोर, और हम इसको स्टोमेटल अपर्चर भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद ये जो यहाँ पर बीन शेप्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं इन केस ऑफ डाइकॉट्स, और इन केस ऑफ मोनोकॉट्स ये जो डंबल शेप्ड सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स, ठीक है, जो गार्ड करते हैं इस स्टोमेटल अपर्चर का ओपनिंग और क्लोजिंग, कितना खुलेगा, कब खुलेगा, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स दे डिसाइड, ठीक है। देर आर मेनी फैक्टर्स विच डिसाइड। तो ये हम पढ़ेंगे, फर्दर चैप्टर्स आएंगे जिनमें हम क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे केमिकल्स का आना जाना, ये सारी चीजें इनको अफेक्ट करती हैं। देन कम सब्सिडरी सेल्स। अब अगर आप देखो तो दिस इज द अपर्चर, दिस इज द पोर, दीज आर द गार्ड सेल्स, और इसके सराउंडिंग ना ये अगर हम देखें तो ये क्या है? दीज आर द सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? स्टोमेटल अपर्चर। तो ये तीनों चीजें मिलकर बनाती है स्टोमेटल अपर्चर। अब इन केस ऑफ डाइकॉट्स एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट्स ये जो सेल्स होते हैं ना, गार्ड सेल्स जो होते हैं ना, इनकी अपनी एक शेप होती है। जैसे अगर हम डाइकॉट्स की बात करें, यूजुअली हमने ये वाला ही स्ट्रक्चर देखा होगा और हम यही बोलते हैं गार्ड सेल्स क्या होते हैं, वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, जो बीन शेप्ड के होते हैं, वो सिर्फ डाइकॉट्स में मिलते हैं। वहीं पर जब हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो उनमें हमें ऐसे डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स मिलते हैं, ठीक है। डंबल जैसे होते हैं, साइड से दे आर स्वॉलन, और बीच से कैसा होता है? एक रॉड जैसी होती है। सो दे आर द डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर आपको ये आता है तो आपको जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है आपको वही लिखना है,
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम जरूर बनाना है, तीनों चीजें लेबल करनी है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का डायग्राम अलग अलग बनाना है। तो फर्क क्या है, फर्क उनके सेल के शेप में है, लेबलिंग सेम है, बस शेप में ही फर्क आ रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, गिव द टिश्यू नेम्स अंडर ईच सिस्टम। तो हमें 3 टिश्यू सिस्टम्स बताने हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलते हैं। तो जो 3 टिश्यू सिस्टम्स हैं वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसमें होते हैं 2 चीजें, एक होती है उसमें एपिडर्मिस और दूसरा होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस, राइट। देन एपिडर्मिस में क्या क्या होते हैं, एपिडर्मिस में होते हैं एपिडर्मल सेल्स और गार्ड सेल्स, ठीक है, जो हम लीव्स में देखते हैं, गार्ड सेल्स। देन कमिंग ऑन टू एपिडर्मल अपेंडेजेस, तो इसमें होते हैं रूट हेयर, स्टेम हेयर, स्टिंगिंग हेयर एंड ग्लैंडुलर हेयर। बेसिकली एपिडर्मिस, एपिडर्मिस अगर हम बात करें तो कहाँ पर देखने को मिलती है, एपिडर्मिस होती है आउटर रीजन्स को कवर करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो अगर हम जैसे एपिडर्मल अपेंडेजेस की भी बात करें तो उसमें क्या है, रूट हेयर है, स्टेम हेयर है, कोई स्टिंग करने वाले हेयर है, मतलब कि किसी को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, और ग्लैंडुलर हेयर है, राइट। उसके बाद आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, इसमें सिंपल टिश्यूज होते हैं। कौन से सिंपल टिश्यूज, जो हमने क्लास 9 में भी पढ़े थे, they are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, सिंपल। देन कमिंग ऑन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जहां भी ये वर्ड आता है ना वैस्कुलर, वहां पर समझ लो जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। तो इसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। तो हमने लास्ट कल ही पढ़ा था, राइट। तो हमने ऐसे पढ़ा था, यहाँ बाहर को जाइलम, सॉरी फ्लोएम, ये वैस्कुलर कैम्बियम और ये जाइलम। तो जो ग्राउंड टिश्यूज है उसमें सिंपल टिश्यूज होते हैं, जो वैस्कुलर टिश्यूज है उसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं ये हम क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज द स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी यूजफुल टू अस। तो प्लांट एनाटॉमी की स्टडी हमारे लिए क्यों यूजफुल है, क्यों हम उनके फीचर्स पढ़ते हैं, क्यों हमें जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, बेसिकली हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो जिनको एनाटॉमी फील्ड आगे लेनी है तो उनको बेसिक तो समझना है, ठीक है। और अब ये बात आ गई कि जब हम इनकी एडवांस्ड स्टडी करते हैं, बिकॉज व्हेन यू गो टू योर हायर एजुकेशन, तो उसमें यू कम टू ए कंक्लूजन कि अच्छा मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे इस चीज़ के बारे में पढ़ना है और इसी में अपनी पढ़ाई आगे करनी है और लाइफ लॉन्ग इसी के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि प्लांट एनाटॉमी के क्या यूजेस हैं हमारे लिए। So first is climatic conditions for structural adaptation in plants can be understood. हम जो प्लांट्स की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कैसे क्लाइमेट में कौन सा प्लांट जो है वो सरवाइव कर सकता है और क्यों कर सकता है, क्या रीजंस है वो वहां पर सरवाइव कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कैक्टस, अब कैक्टस क्या है, जहाँ पर वो ग्रो करता है डेजर्ट्स में, वहाँ बहुत कम बारिश देखी गई है, वहाँ पर वाटर टेबल भी बहुत लो है, मतलब उन प्लांट्स को पानी नहीं मिल पाता है या बहुत कम पानी मिल पाता है, तो भी वो वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो हमने कैक्टस की अडेप्टेशंस पढ़ी हैं तो हमको पता है, ठीक है। तो वो हमें अडेप्टेशंस बताते हैं कि अच्छा ये ऐसा प्लांट है, ये यहाँ पर अच्छा अडेप्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में प्लांट एनाटॉमी हमारे लिए यूजफुल है। Then coming on to its study of adulterated spices like coffee, tea, dye and other plant products. तो जो भी adulterated spices होते हैं उनकी स्टडी के लिए भी प्लांट एनाटॉमी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। देन स्टडी ऑफ प्लांट फाइबर्स सच एज फ्लैक्स एंड जूट। बहुत सारे प्लांट फाइबर्स की हम स्टडी करते हैं, हम वुड की स्टडी करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि कौन सी
वुड की क्वालिटी कैसी है, इन्फीरियर है, सुपीरियर है, और किस वुड को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपने अलग अलग तरह के सुना होगा, बैम्बू की वुड का यूज किसी अलग चीज के लिए होता है, शीशम का अलग के लिए होता है, कुछ फर्नीचर के लिए होती है, कुछ कंस्ट्रक्शंस के लिए होती हैं। सबके अलग फीचर्स हैं, सबकी अलग विशेषताएं हैं, और सब अपने अपने में इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए वो यूज होती हैं। Study of plant, okay, then fifth is help in pharmacognosy, that is मतलब ये किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस के, अब हमें पता है कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, उसमें क्या उनका सोर्स है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कैसे हम उनको मेडिसिनल पर्पस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ये जो वर्ड है ना फार्मा, इट टेल्स अस कि हम कहीं ना कहीं मेडिकल यूजेस की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट या पर्टिकुलर से ट्री के बारे में। ओके, देन यूटिलाइज प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स फॉर सॉल्विंग क्रिमिनल केसेस। बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में यूज होते हैं। और इनका पता कैसे चला है? जब हमने प्लांट एनाटॉमी को डिटेल में पढ़ा, हमने उनको एक्सपेरिमेंट किया, तो हमें पता चला कि अच्छा, हम क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए भी प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जिसमें कितने मार्क्स का है उसके बेसिस पर आप अपने पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज पेरिडर्म? हाउ डज पेरिडर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस इन डाइकॉट स्टेम? तो जो पेरिडर्म है वो होता क्या है? बेसिकली पेरिडर्म जो है ना, वो एक कलेक्टिव टर्म यूज किया गया है 3 चीजों के लिए, जो कि है फेलोजन, जिसको हम कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं, फिर है फेलम, जिसे हम कॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है, फिर है फेलोडर्म, जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें हमें प्लांट की स्टेम में देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमने बोला, डाइकॉट स्टेम में पेरिडर्म होता है, जो 3 चीजों से मिलके बना होता है, फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें हैं, ये कब बनती हैं? ये बनती हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पेरिडर्म फॉर्मेशन है ना, वो मेनली इसीलिए होती है क्योंकि उसमें एपिडर्मिस जो है, जो एपिडर्मल लेयर है स्टेम में, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इन 3 चीजों के साथ। तो देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो जो फॉर्मेशन है पेरिडर्म की, वो होती है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें जो हमारी एपिडर्मल लेयर होती है स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में, उसके नीचे बनना शुरू हो जाते हैं कौन से सेल्स? फेलोजन। फेलोजन को हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो इसके नीचे फेलोजन लेयर बनना शुरू हो जाती है एंड इट एक्सटेंड्स अप टू एपिडर्मिस। अब धीरे धीरे जो है, ये जो फेलोजन है, इट कट्स ऑफ द इनर एंड आउटर सेल्स, अंदर और बाहर के सेल्स को ये कट करना शुरू कर देती है। जो बाहर के सेल्स हैं वो फेलम बनाते हैं। फेलम मतलब कि जिसको हम कॉर्क भी बोलते हैं, कॉर्क बनाते हैं। और ये सेल्स कैसे होते हैं? ये होते हैं रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स, और ये रेडियल रोज फॉर्म में देखने को हमें मिलते हैं। इनमें प्रोटोप्लास्ट लूज होता है एंड दे आर सुबराइज्ड वॉल्स, दैट इज इनमें सुबेरिन होता है, विच मीन्स दे आर इम्परमिएबल टू वाटर, राइट। देन जो इनर सेल्स होते हैं वो बनाते हैं फेलोडर्म। फेलोडर्म को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, है ना। यही 3 चीजें हमने पढ़ी थी ना, फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म। ये 3 चीजें मिलके क्या बनाती हैं? पेरिडर्म, सॉरी पेरिडर्म। तो यही तीनों चीजें हमें बतानी थी इसकी फॉर्मेशन में। अब उसके बाद जो हमारे आउटर सेल्स हैं, जो फेलम है, वहां पर डेवलप होते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, लेंटिसेल्स बेसिकली स्टोमेटा की तरह होते हैं, लेकिन जब ये छोटे छोटे पोर स्टेम पे होते हैं तो हम उनको नाम देते हैं लेंटिसेल्स, और जब ये हमें लीव्स पे मिलते हैं तो हम इनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो जो लेंटिसेल्स हैं वो डेवलप होते हैं फेलम पे। ये जो सेल्स होते हैं, दे आर यूजुअली लूज, दे आर थिन वॉल्ड एंड दे आर पेरेन्काइमेटस विद एयर स्पेसेस। सो दिस इज हाउ द
फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म टेक्स प्लेस? बहुत ही सिंपल है। एपिडर्मिस के पास पहले क्या बनेगा? फेलोजन बनेगा। फेलोजन जो है वो सेल्स को कट करना शुरू करेगा, आउटर जो सेल्स होंगे वो बना देंगे फेलम, और इनर सेल्स क्या बना देंगे? फेलोडर्म। ठीक है, तो बस बहुत ही सिंपल सी चीज है जो हमें इस आंसर में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉर्सीवेंट्रल लीफ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो हमें डॉर्सीवेंट्रल लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो विदाउट डायग्राम तो वैसे भी इस क्वेश्चन में कुछ समझ आएगा नहीं। तो बेसिकली जो लीफ लैमिना होता है, जिस मतलब डॉर्सीवेंट्रल लीफ का, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमें ना 3 चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले वही क्या? एपिडर्मिस, देन इज मेसोफिल एंड देन इज वैस्कुलर सिस्टम। तो वैस्कुलर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो लीव्स में तो पानी भी चाहिए और वहां पर फ्लोएम भी चाहिए, क्योंकि वहां पर खाना बनता है। सो these three are the main parts of a dorsiventral leaf. तो if we come to epidermis, तो अगर हम epidermis को देखें तो epidermis में ना 2 लेयर्स देखी गई हैं, और दोनों, एक अपर लेयर है, मतलब एक अपर एपिडर्मिस है और एक लोअर एपिडर्मिस देखा गया है। ठीक है, अब जो अपर एपिडर्मिस है उसे हम बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस, और जो लोअर एपिडर्मिस है उसे हम बोलते हैं एबेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हम मार्क करेंगे कि हमने कौन सा एपिडर्मिस देखा। सो एपिडर्मल लेयर ये है जो ऊपर है। हमने पढ़े कि 2 लेयर्स हैं एपिडर्मिस की। जो अपर लेयर है एपिडर्मिस की, दैट इज कॉल्ड एज एडेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, और जो लोअर लेयर है उसे हम बोलेंगे एबेक्सियल। तो ये हमारा एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इसमें ऊपर भी एक एपिडर्मिस है और ये नीचे एक एपिडर्मिस है। तो ये जो ऊपर एपिडर्मिस है ये है अपर एपिडर्मिस, दैट इज एडेक्सियल एपिडर्मिस, और जो नीचे है दैट इज लोअर एपिडर्मिस, दैट इज एबेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, क्लियर? उसके बाद ये देखा गया है कि जो ज्यादा स्टोमेटा हैं वो नीचे की तरफ देखे गए हैं। तो हम लीफ का जब स्ट्रक्चर देखते हैं और पढ़ते भी हैं तो हमने ये पढ़ा है कि देयर आर मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ देन ऑन द अपर सरफेस। तो अगर एक लीफ है, ये एक लीफ है, लीफ में ऊपर कम स्टोमेटा है लेकिन नीचे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमें एपिडर्मिस क्लियर हो गया विद द डायग्राम। उसके बाद है मीजोफिल सेल्स। अब जो मीजोफिल जो होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मीजोफिल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं दोनों एपिडर्मिस के बीच में। ठीक है, अब हम जो वैस्कुलर सिस्टम भी पढ़ेंगे वो भी कहाँ होगा? दोनों एपिडर्मिस के बीच में। तो हमने एक लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस देखा। अब हम उसके बीच की बात कर रहे हैं। तो जो मीजोफिल सेल्स हैं वो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में हमें देखने को मिलते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं। मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। सो दे आर द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। Then there are 2 types of cells in mesophils. So पहला जो है that is palisade parenchyma and the second one is spongy parenchyma, right? तो जो palisade parenchyma है it is present below upper epidermis. तो ये upper epidermis है, that is adaxial epidermis. ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर आप सेल्स देखो, so this is what this is palisade mesophil. तो हमने क्या क्या पढ़ा उसको मैं एक बार मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं पेलिसेड मेसोफिल या पेलिसेड पैरेन्काइमा। तो इट इज प्रेजेंट बिलो द अपर एपिडर्मिस, और इसमें जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हो दे आर इलोंगेटेड सेल्स एंड द सेल्स हैव अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट। इनमें बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है इन सेल्स में। ओके, क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगी। देन देयर इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहाँ पर है? तो अगर आप यहाँ पर देखो तो पैलिसेड के नीचे क्या है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, मतलब दे आर क्लोज टू द लोअर एपिडर्मिस, एबेक्सियल एपिडर्मिस। तो दे आर बिलो द पैलिसेड एपिडर्मिस एंड एक्सटेंड टिल लोअर एपिडर्मिस। तो सबसे पहले आया एडेक्सियल एपिडर्मिस, फिर आया पेलिसेड मेसोफिल सेल्स, उसके बाद आएंगे हमारे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, और उसके नीचे आएगा हमारा
एबेक्सियल एपिडर्मिस, दैट इज द लोअर एपिडर्मिस। तो ये सीक्वेंस है। ओके, there are numerous large spaces and air cavities present between the cells in this parenchyma or in these mesophyll cells। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेसेस, अब अगर आप पैलिसेड मेसोफिल को देखो और स्पॉन्जी को देखो तो इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल कि यहाँ पर ज़्यादा एयर स्पेसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बस जो दिख रहा है वही लिखना है और वही ड्रॉ करना है। ओके, जो लिखा है वो ड्रॉ करना है और जो दिख रहा है वो लिखना है। सिंपल। नाउ द लास्ट वन इज वैस्कुलर सिस्टम। तो वैस्कुलर सिस्टम, मैंने बोला था कि जब वैस्कुलर वर्ड आए तो समझ जाओ कि जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। तो इसमें जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक सेल्स कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। तो यहाँ पर आपको एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया एबेक्सियल और एडेक्सियल एपिडर्मिस, देन वी स्टडीड अबाउट पेलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बंडल शीथ सेल्स की। तो जो हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो सराउंडेड होते हैं, मतलब उनके बाहर क्या होता है, बंडल शीथ सेल्स होते हैं। और जो हमारे अब इसके अंदर ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब जो अंदर की तरफ होता है वो होता है जाइलम और जो बाहर की तरफ होता है वो होता है फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम, तो बाहर की तरफ है फ्लोएम और अंदर की तरफ है जाइलम। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द बंडल शीथ सेल्स। तो दे आर कॉन्जॉइंट एंड दे आर क्लोज, दे आर क्लोज्ड एंड दे आर कॉन्जॉइंट, मतलब एक ही रेडियस में वो हमें देखने को मिलते हैं। सो यू कैन सी, यू कैन ऑल्सो मार्क हियर air cavities which you can see। Then again stoma, when you write stoma it is singular, when you write stomata it is plural। okay, then substomatal cavity। so basically जो आपको चीज़ें मार्क करनी है वो ये जो रेड में मैंने बॉक्सेस में की है ये आपको मार्क करनी है जब आप एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाओगे। तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस वाज वेरी सिंपल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।